1 लाख रुपए के आसपास अर्न करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के क्या कनाडा मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो मे बी आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। तो आपको दिक्कत आएगी, कहोगे कनाडा में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली कनाडा इज़ अ कंट्री फॉर यू। तो मेरे हिसाब से कनाडा आपके लिए नहीं है। हाँ जी, तो यार एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, या फिर अगर आप कनाडा आना चाहते हो या फिर कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो और अपनी होम कंट्री में एक ठीक ठाक सी जॉब करते हो, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि भाई मैं अपनी होम कंट्री में महीने के 1 लाख रुपए के आसपास अर्न करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के क्या कनाडा मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर कनाडा आना वर्थ होगा या नहीं होगा, या फिर सबसे मेन चीज़ कि भाई कनाडा आने के बाद मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ अलग होती है, हर एक बंदे के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जज मत करना, हमेशा जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़रूर होने वाली हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यार मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को बता पाऊँ या फिर ये बोल पाऊँ कि भाई आपको कनाडा आना चाहिए या फिर आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। मेरे से बहुत ही नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा पता है, लेकिन स्टिल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ी चीज़ें शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिलेगा, सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई आपको कनाडा आना चाहिए सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के या फिर नहीं आना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आगे जाके बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रखा है, बढ़िया हिसाब किताब हो रखा है, पार्क बहुत सुंदर है, तो उधर चलते हैं, बात करते हैं। तो बेसिकली यार सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही है कि वो जो आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर मे बी मंथली 2 लाख रुपए कमा रहे हो, वो कहाँ से आते हैं, मतलब आपकी जो भी इनकम है उसका सोर्स क्या है। मे बी आपका कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ से आपका मंथली प्रॉफिट जनरेट होता है, या फिर आप कोई जॉब करते हो और आपकी एक मंथली सैलरी आती है। अब जॉब के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस के अंदर भी यार अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं कि भाई सबसे पहली कैटेगरी आती है कि भाई आपका कोई फैमिली बिजनेस है जो आपके ग्रैंडफादर ने या फिर आपके फादर साहब ने स्टार्ट किया था और उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हो। फॉर एग्जांपल भाई 50 साल पहले आपके ग्रैंडफादर ने दिल्ली के अंदर कोई चांदनी चौक में दुकान खरीदी थी, उसके बाद आपके फादर उसको संभालने लग गए और अब आप उस दुकान को संभालते हो। मतलब आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया उस दुकान को स्टार्ट करने में। मे बी पहले 80,000 कमाई होती थी, अब 1 लाख रुपए आपने कर दिया, उससे ज़्यादा आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया। या फिर आपके फादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, मे बी वो बिल्डर हैं या फिर कोई फर्नीचर की दुकान है या फिर कुछ भी हो सकता है, वो काम करते हैं और अब आप उस काम को संभाल रहे हो। मतलब वो जो क्लाइंट्स हैं उनको अब आप संभाल रहे हो आपके फादर की जगह। और साथ के साथ बचपन से अपनी लाइफ में आपने 50 रुपये 100 रुपये के लिए जो मोहताज होते हैं लोग, वो आपने कभी नहीं देखा। आपको 50 रुपये की ज़रूरत है, आपने फादर से मांगे, आपको मिल गए। आपको 500 रुपये की ज़रूरत है, आपने मम्मी से मांगे, आपको मिल गए। या फिर आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आपने पापा को बोला कि पापा मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, लाइन ख़त्म करने से पहले आपको 2,000 रुपये मिल गए। तो अगर आपकी ऐसी लाइफ है कि भी चला चला आपको बिजनेस मिल चुका है या फिर आपने कभी भी वो स्ट्रगल नहीं देखा पैसों का, तो मेरे हिसाब से कनाडा आने का आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो भी आपका फैमिली बिजनेस है, अगर वो आपके ग्रैंडफादर के टाइम से स्टार्ट हुआ हुआ है या फिर आपके फादर ने स्टार्ट किया था, तो उस चीज़ को यहाँ रेप्लिकेट करने में डेफिनेटली रेप्लिकेट हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और उसके लिए जो स्ट्रगल है जो आपने कभी लाइफ में देखा नहीं है, जब आप यहाँ पे करोगे तो मे बी आप ब्रेक डाउन कर जाओगे और आपको लगेगा कि भी कनाडा आना वर्थ नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो मे बी आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर या फिर आपकी होम कंट्री के अंदर लाइफ बढ़िया चल रही है, सारी चीज़ें सही हैं, वो उसी को बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाओ और सब सेट रहेगा। अब यार अगला सिनेरियो ये आ जाता है कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर एक बिजनेस ही कर रहे हो, अच्छी खासी आपकी इनकम है, बढ़िया आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, महीने का 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख आराम से आ जाता है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, लाइफ एकदम सेट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और वो जो काम है, मतलब वो जो बिजनेस है, वो आपका फैमिली बिजनेस नहीं है। मतलब उस काम को आपने खुद से अपनी काबिलियत पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, फिर उसको आप ग्रो करके 20, 50, 70, 100 तक लेके गए हो और इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। लेकिन किसी वजह से आपके माइंड में आता है कि भी मेरे को तो कनाडा जाके सेटल होना है, मेरे को अपनी होम कंट्री में मजा नहीं आ रहा। रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी आप अपने बच्चों के लिए आना चाहते हो, अपने लिए आना चाहते हो, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आप कनाडा आना चाहते हो, वो सारा बिजनेस वगैरह छोड़ छाड़ के। तो इस सिनेरियो में मेरे हिसाब से यार एक दो चीजें आ जाती हैं कंसीडर करने वाली। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कनाडा आने के बाद करना क्या चाहते हो। अगर यहाँ आने के बाद भी आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके अंदर ऑलरेडी वो स्किल्स हैं कि किसी बिजनेस को किस तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, फिर ग्रो करना है, फिर उसको सस्टेन करके रखना है ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना अपने दम पे कोई मजाक वाला काम तो है नहीं। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई इनकम होती नहीं है इनिशियली साल 2 साल 3 साल तक, और एक्सपेंसेस काफ़ी सारे होते हैं। तो ऑलरेडी आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं। तो अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर वो सारी चीज़ें कर सकते हो तो डेफिनेटली कनाडा के अंदर तो आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो और ज़्यादा आसान है, अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक कैच है कि आप यहाँ पे बिजनेस किस चीज़ का करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर एक ट्यूशन सेंटर चलाते हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप स्टूडेंट्स को पढ़ा के आराम से कमा लेते हो महीने का। तो उसी चीज़ को आप यहाँ कनाडा के अंदर भी रेप्लिकेट करना चाहते हो,
हो तो कनाडा के अंदर ट्यूशन्स वगैरह की कोई खास डिमांड है नहीं, कल्चर यहाँ पे है ही नहीं, बहुत कम बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो उस केस में आपकी अच्छी खासी यहाँ कनाडा के अंदर कमाई नहीं हो पाएगी, तो आपको दिक्कत आएगी, कहोगे कनाडा में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन आप कोई ऐसा बिजनेस कनाडा में करना चाहते हो जिसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर आप कनाडा के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो किस फील्ड के अंदर करना चाहते हो। बाकी अगर आप कहते हो कि मेरे को कनाडा के अंदर बिजनेस वगैरह नहीं करना, मेरे को प्रॉपर तरीके से जॉब करनी है कनाडा के अंदर, तो उसके बारे में वहाँ जाके आराम से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि वो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उधर चलते हैं और जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कनाडा के अंदर जॉब करना चाहते हो सारी चीज़ें इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से छोड़ छाड़ के, तो क्या हिसाब किताब होने वाला है। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं कि आप कोई बिजनेस नहीं करते, कोई आप जॉब करते हो, लेकिन आपकी जो जॉब है वो बहुत बढ़िया है, मतलब महीने के आप लाख 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हो। मतलब आपका जो एनुअल पैकेज है वो 12 लाख 15 लाख या फिर 16 लाख के आसपास है, तो हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। अब आपको कनाडा आने की चुल है कि भाई मैं कनाडा आना चाहता हूँ, मे भी आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर कोई भी कनाडा में सेटल्ड है, उसकी आप फोटोज़ वगैरह देखते हो या फिर वीडियोज़ देखते हो, या फिर जैसे भी आपको पता लगा है कि भाई वो तो कनाडा के अंदर बहुत मज़े मार रहा है, मेरे को भी कनाडा जाना है। तो अब आप सोच रहे हो कि मेरे को कनाडा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप बहुत ही कंफ्यूज हो, क्योंकि आप तो भाई लाख 1.5 लाख रुपए अपनी जॉब में कमा रहे हो। अब इसके अंदर भी यार अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग सिनेरियोज आ जाते हैं कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो उस हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा कि भाई कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है कि आपकी जो जॉब लगी हुई है ना, वो आपने अपने दम पे नहीं ली, अपने स्किल के बेसिस पे नहीं ली है, लेकिन आपने कोई जुगाड़ बिठाया था या फिर किसी ने रेफरेंस दी थी, चाचे मामे ताए या फिर किसी फ्रेंड ने कोई रेफरेंस लगाई थी, कोई जुगाड़ लगाया था और तब जाके आपकी कोई जॉब लगी थी। मतलब आपने अपने कॉलेज टाइम पे, आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स के टाइम पे आपने बिल्कुल टाइम पास किया था, हल्ला गुल्ला किया था, आपने कोई स्किल डेवलप नहीं किया, कोई आपको नॉलेज नहीं है, आपने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह पे कुछ काम नहीं किया और अब आपकी जुगाड़ से कोई जॉब लग चुकी है, अब जॉब आप कर रहे हो बढ़िया तरीके से, बढ़िया कमाई हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से भी आपकी प्रमोशन हो रही है, जो भी आप चल रहा है, पॉलिटिक्स खेलते हो, जो मर्जी कर रहे हो, इस टाइप के अगर आप बंदे हो, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, हर टाइप के लोग होते हैं ना दुनिया में, तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो मे भी आपको कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कनाडा के अंदर यार वैल्यू होती है बंदे के स्किल की, बंदे की नॉलेज की, कि भाई उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, तब जाके वो यहाँ पे ढंग से सेटल हो पाता है, बढ़िया पैसे कमा पाता है। दूसरी कैटेगरी आती है कि भाई आपने अपने कॉलेज टाइम पे, बैचलर्स में, मास्टर्स में बहुत मेहनत की थी, बहुत स्किल्स डेवलप किए थे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, 2-4 इंटर्नशिप्स लगाई थी और बहुत मेहनत करके इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करके आप किसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर पहुंचे हो, बढ़िया सी जॉब कर रहे हो। मे भी आपने 50,000 से स्टार्ट किया था, 70,000 पर मंथ से स्टार्ट किया था, अब करते करते आप 2-3 साल बाद 1 लाख रुपए महीने के कमा पा रहे हो। अगर आप इंडिया में लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो अपने स्किल्स के बेसिस पे, तो यहाँ भी अपने स्किल्स के बेसिस पे आप लाख रुपए साल के, मतलब लाख डॉलर साल के कमा पाओगे आराम से। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन आ जाती है कि भाई आप कौन से फील्ड के अंदर अपनी जॉब कर रहे हो। मे बी आप एक ऐसे फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हो जिस फील्ड में कनाडा के अंदर जॉब लेने के लिए आपको मे बी कोई सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर उस चीज़ की यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में एक अच्छे खासे सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में एक अच्छे लेवल के टीचर हो, तो यहाँ पे अगर आपको टीचिंग में अच्छी सैलरी चाहिए, पहली बात तो टीचिंग में अच्छी खासी सैलरी मिलती ही नहीं है कनाडा के अंदर, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह लेने पड़ेंगे, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। या फिर आप अपनी होम कंट्री के अंदर एक लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, या फिर किसी भी रेगुलेटेड फील्ड के अंदर आप काम करते हो, तो यहाँ कनाडा के अंदर उस लेवल पे आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको लाइसेंसेस के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, तब जाके उस मुकाबले की आप सैलरी ले पाओगे जितनी आप अपनी होम कंट्री में कमा रहे थे। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप सोचोगे कि यार मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल लग जाएंगे उस लेवल पे पहुंचने में, तब तक मैं 40 का हो जाऊंगा या फिर 42 का हो जाऊंगा, तो मेरे को फायदा ही क्या हुआ कनाडा आने का। अब अगली कैटेगरी ये आती है कि आप एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जिसके अंदर कनाडा में जॉब लेने के लिए आपको कोई स्पेशल लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और साथ के साथ उसकी डिमांड भी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, IT का फील्ड हो गया, अगर आपके पास अच्छे खासे स्किल्स हैं, मतलब फुल आपको नॉलेज है, बढ़िया चीज़ें आपको आती हैं, या फिर अपनी होम कंट्री में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देर सवेर कोई ना कोई बढ़िया जॉब मिल ही जाएगी, या फिर एक ठीक ठाक जॉब से आप स्टार्ट करोगे $60,000 पर एनम या फिर $70,000 पर एनम। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, और फिर धीरे धीरे आप ग्रो करके 1,20,000, 1,30,000 या फिर $1.5 लाख पर एनम आप कमा पाओगे। या फिर एक और फील्ड आता है फाइनेंस का। फॉर एग्जांपल, आपने CFA, ये एक एग्जाम होता है, अगर आपने इसका लेवल 2 या लेवल 3 क्लियर कर रखा है तो आपको जॉब मिलने में यहाँ कनाडा के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जिसकी कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए
सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी और आप यहाँ पे सेटल हो जाओ। हाँ जी, तो यार ये सारी बातें तो होगी आपके करियर और मनी से रिलेटेड कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर कनाडा आने के बाद आपका कुछ होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। लेकिन अब वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। तो बेसिकली यार मेरा मानना ये है कि जो आपका करियर होता है, जो पैसा होता है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है पूरी जिंदगी में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि करियर और पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन आखिरकार होता तो एक पार्ट ही है ना। तो लाइफ जीने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली अगर आपको क्लीन सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है, या फिर साफ हवा के अंदर आपको डेली सांस लेनी है, सुंदर सुंदर पार्क्स के अंदर आपको सुबह शाम सैर करनी है, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जाते हो तो कोई छोटा सा काम कराने के लिए आपको ये नहीं सुनना कि भी 100 रुपये दे दो या फिर 150 रुपये दे दो, या फिर उस सरकारी ऑफिसर का आपको एटीट्यूड नहीं सहना, या फिर अगर आप किसी बैंक के अंदर जाते हो तो आपको ये नहीं सुनना कि भी लंच ब्रेक के बाद आना, और जो लंच ब्रेक है वो 1 घंटे की है और लंच के बाद वो बंदा ही गायब है। या फिर थोड़ी बहुत रेसिज्म आप सह सकते हो, या फिर आपको हाई टैक्सेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डेली ब्रांडेड कपड़े डालने हैं कि भी नाइकी के जूते, लेवाइस की जीन्स, महंगी नॉर्थ फेस की $400 की जैकेट, अगर आपको लाइफ से ये सारी चीज़ें चाहिए और साथ के साथ आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए मेहनत करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कनाडा इज़ अ कंट्री फॉर यू। डेफिनेटली आप कनाडा आ सकते हो, यहाँ पे सेटल होने का सोच सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। ये जो देश है सब लोगों को सब कुछ दे। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको डेली सुबह सुबह अपनी मम्मी के हाथ के बनाए हुए आलू के पराठों का स्वाद चखना होता है, या फिर आपका दिन एक बार अपने पापा से डांट खाए बिना नहीं गुजरता है, या फिर किसी भी आपके रिश्तेदार या फिर कज़न की कोई शादी होती है, या फिर कोई भी छोटा मोटा फैमिली फंक्शन होता है लाइक सगन, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें आपको मिस करना पसंद नहीं है, मतलब आप अटेंड करना ही चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में हो, मतलब उनसे दूर आप नहीं रह सकते, तो भाई आपको मेरे हिसाब से कनाडा नहीं आना चाहिए। या फिर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है कि भाई आपको एक पानी का ग्लास उठाने के लिए हिलना नहीं पड़ता, कोई भी काम करने के लिए आपको खुद से नहीं हिलना पड़ता, आपके घर में 2-3 नौकर चाकर हैं, सारे काम आपके खुद ब खुद हो जाते हैं, आपके घर में ड्राइवर भी है, आपके पास कुक भी है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं और आप उन फैसिलिटीज़ के बिना नहीं रह सकते, तो मेरे हिसाब से कनाडा आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो यार सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुक, ड्राइवर, ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना यहाँ कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अमीर अमीर लोग भी अपने बर्तन खुद धोते हैं, अपने बैग खुद उठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज़ और कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के लाइफस्टाइल के अंदर। उस लाइफस्टाइल के डिफरेंस को अगर आप समझ सकते हो तो आपके लिए डिसीजन लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि भी कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पर कुछ होगा या नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं, अपने जो पॉइंट्स है, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो शेयर किया है, तो ढंग से सोचो समझो कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप डेली व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये चैनल ज़रूर चेकआउट करना, और बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे बढ़िया सी।